गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल प्रयोगशाला की बनावट। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि भूगोल प्रयोगशाला की योजना किस प्रकार बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत हमें उसकी स्थिति, बनावट और उसके उपकरण को रखने के लिए जो स्थान है कितने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंतर्गत हमने पहले इसकी स्थिति का वर्णन किया था कि इसकी स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए। यानी प्रयोगशाला है जो हमारी वह एक तरफ होनी चाहिए, खिड़कियां अधिक होनी चाहिए जिससे वहाँ पर प्रकाश अधिक से पहुँच सके, साथ साथ वह ऊंचाई पर होनी चाहिए। फिर मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था कि उसकी स्थिति या किस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो चित्र के माध्यम से कि कक्षाओं के बाद प्रयोगशाला बनाई जाती है, बीच में जो स्टाफ के रूम बनाया जाता है, जो प्रिंसिपल कक्ष होता है, पुस्तकालय होता है, किस प्रकार से इसकी बनावट के आधार पर बात करें तो जो खेल का जो मैदान है वे कहाँ पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से उसमें बताया था। आज हम बात करेंगे इसकी बनावट। यानी अगर हम देखें तो अनेक जो विचारधाराएं थी, अनेक अनेक विद्वानों की अलग अलग थी, क्योंकि आदर्शवादी जो थे उनका कुछ और कहना था, व्यवहारवादी कुछ और कहना था, और जो भारतीय विचारधारा थी उनका और अलग कहना था। सभी लोग अपनी बनावट को लेकर अपने अपने मत में थे। तो अगर हम बात कहें तो भूगोल की जो प्रयोगशाला है उसकी कक्ष को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। कुछ कहते हैं कक्षा में 30 बच्चों को बिठाओ, कुछ कहते हैं कि 50 को बिठाएं, कुछ कहते हैं कि 100 को बिठाना चाहिए। यानी अगर हम बात करें तो हम प्रयोगशाला में व्यक्ति को बच्चों किस आधार पर बिठाएंगे कि हम उनको उस आधार पर बिठाने का प्रयास करेंगे कि कक्षा कितनी बड़ी है। सबसे पहले हम कक्षा को देखेंगे कि कक्षा हमारी कितनी बड़ी है, उसके आधार पर हम बच्चों को बिठाने का प्रयास करेंगे। हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि कक्षा छोटी है और बहुत अधिक बच्चों को हमने उसमें बिठा दिया, नहीं, हम कक्षा के आधार पर बिठाने का प्रयास करेंगे। उचित स्थान को देखकर हम बच्चों को बिठाने का प्रयास करते हैं। फिर बात करें हम भूगोल के अंतर्गत इसके उपकरणों की, तो इसके उपकरणों की जो व्यवस्था करने के लिए हम देखें तो बहुत ही जो बड़ी समस्या है वह हमारे सामने आती है। क्यों? क्योंकि विद्यालय के अंतर्गत जो कक्षाएं हैं वे इतनी छोटी होती है कि उसमें हम जो सामान है भूगोल संबंधी, जो प्रयोगशाला के अंतर्गत सामान जो रखे जाते हैं उसको हम आसानी से रख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अगर हम एक साथ सामान को रख देते हैं तो बच्चों को बिठाने की व्यवस्था हमारे पास में नहीं होती है। तो इसी को लेकर जो भूगोलवेता थे उनके आपस में मतभेद होने लगे। तो भूगोल जो प्रयोगशाला है उसके आकार, उसके विस्तार को लेकर अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी बातें बताई है। तो उनके आधार पर हम देखें तो इस विचारधारा को 3 भागों में बांटा गया है। अब विचारधारा जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहली है आदर्शवाद, दूसरी हमारी व्यवहारवाद, और तीसरी हमारी भारतीय विचारधारा। तो जो विचारधाराएं थी उनको 3 भागों में बांटा गया है, आदर्शवादी, व्यवहारवादी और भारतीय विचारधारा। अब ये जो 3 थे भूगोलवेत्ता, उन्होंने अपने अपने अंदर अलग अलग प्रयोगशाला की बनावट को लेकर बात कही है। कोई कहता है कि कक्षा है उसका आकार बड़ा होना चाहिए, कोई कहता है कि अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई कहता है कि छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इसमें जो आदर्शवादी थे उनका क्या कहना था उसके बारे में हम देखते हैं। यह है आदर्शवादी विचारधारा। यानी आदर्शवादी
क्या कहना चाहते थे इस बनावट के अंतर्गत। तो हम देखते हैं कि इस विचारधारा के जो पोषक थे वे आदर्श स्थिति की बात करते थे। किसकी बात करते थे? बात करते थे कि जो कॉलेज की स्थिति है वह अच्छी होनी चाहिए। इनका यह भी कहना था कि जब इसकी बनावट बनाई जाती है प्रयोगशाला की तो उसके लिए हमें अधिक स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। इसको देखते हैं तो उन्होंने इसके अंतर्गत कहा है कि शिक्षार्थी आसानी से कक्ष में अपनी नियत सीट पर बैठकर आसानी से अपना जो अध्ययन है वह कार्य कर सके, इतनी जो जगह है वह होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कि जिसमें एक शिक्षार्थी आसानी से बैठकर कार्यों को कर सकते, इतनी जगह होनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत जो आदर्शवादी थे उनका कहना था कि हमें कक्षा में इतना स्पेस चाहिए जहां पर बच्चा आसानी से अपनी सीट पर बैठकर कार्यों को कर सके। फिर उन्होंने बताया कि साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र के चारों ओर इतनी जगह हो कि बच्चा आसानी से आ जा सके। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत हम देखें तो 6 इंटू क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता बताई है उन्होंने? 6 इंटू 6 आवश्यकता होती है, जहां पर जो शिक्षार्थी है आसानी से आ जा सके, इतना स्पेस कक्षा के अंतर्गत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि एक कक्ष में शिक्षार्थी की संख्या 30 मान ली जाए तो कक्षा का जो क्षेत्रफल है कितना हो जाएगा? 36 इंटू 30। 36 इंटू 30 तो हो जाता है 1080 वर्ग फुट। तो उन्होंने कहा कि जो 30 जो विद्यार्थी को हम बिठा रहे हैं तो उसके लिए अगर हम देखते हैं तो 6 इंटू 6 क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती 36 हो जाएगा। फिर इंटू करने के बाद हमें कितनी जगह निकलती? 1080 जो वर्ग फुट है उसकी जगह निकाली जाती है। तो इन्होंने यही आदर्श जो स्थिति है उसको माना है कि हम बालकों को बहुत ही गैप के अंतर्गत बिठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही उच्च स्तर की सोच ये आदर्शवादी रखते। इसके साथ उन्होंने बताया कि इसमें एक कमरा अलग से होना चाहिए जहां पर हम क्या कर सकते हैं? मॉडल को रख सकते हैं। अलग से कक्ष होना चाहिए जहां पर हम क्या कर सकते हैं? मॉडलों को जहां पर हम मॉडल को रख सकते हैं। उनका कहना था कि
कि मॉडल को रखने के लिए हमें अलग कमरे की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उन्हें साथ साथ कहा कि जो वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो इतना बड़ा अवश्य रूप में होना चाहिए जहाँ पर हम मॉडल को अलग अलग प्रकार से सजा कर रख सके। इसके साथ उन्होंने बताया कि कमरे में पानी की जो निकासी की जो व्यवस्था है वह भी होनी चाहिए, जैसे हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो उसका पानी हमें किस प्रकार से कक्षा से बाहर निकालना है तो उसकी व्यवस्था भी इसके अंतर्गत होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया इसमें एक पानी का हौज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पानी का हौज भी होना चाहिए। जब भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी हम वहां से निकालकर मॉडल को बनाने के लिए काम में ले लेंगे। फिर उन्होंने बताया कि लकड़ी के छोटे छोटे तख्ते भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लकड़ी के छोटे छोटे तख्ते होने चाहिए, क्योंकि जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल में कई प्रकार की जो लकड़ी है के टुकड़े हैं वह लगाए जाते हैं। इसके साथ अगर हम देखें हैं मिट्टी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कई चीजों में मिट्टी का उपयोग भी करते हैं। तो आदर्शवादी का अगर हम विचार अगर देखें तो ये बहुत ही उच्च स्तर के विचार रखते हैं। वर्तमान समय अगर हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति का बनना या ऐसी प्रयोगशाला का बनना असंभव होता है, क्योंकि आज का अगर हम देखें हैं तो विद्यालयों में जो प्रयोगशाला है वही अच्छे से नहीं बनाई जाती हैं। हमें कक्षा पढ़ने के लिए मिल जाए वही बहुत हो जाता है। तो भारत में अगर हम देखते हैं तो ऐसी व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आदर्शवादी विचारधारा। कल हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी थे, उनका प्रयोगशाला के अंतर्गत क्या विचार थे, उनका क्या कहना था। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है भूगोल प्रयोगशाला की बनावट किस प्रकार की जाए, ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।